हेलो दोस्तों, द कार्टेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किस तरीके से भारतीय सत्ता का केंद्रीकरण किया गया था। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो विलियम बेंटिक बना था। उस एक्ट के धारा 87 के तहत रंग, जात, मूल वंश, स्थान के आधार पर समानता का व्यवहार करने का प्रयास किया गया था। खुली प्रतियोगिता का सिविल चयन हेतु जो प्रावधान किया गया था, दास प्रथा को अंत करने का प्रयास किया गया था। आइए देखते हैं अब 1853 के चार्टर एक्ट में क्या था और इसे क्यों लाया गया था। इसकी जो पृष्ठभूमि है, पहली पृष्ठभूमि ये है कि हर बार कंपनी को 20 साल के लिए अधिकार दिया जाता था, जब तक वो कंपनी व्यापारिक कार्य कर रही थी तब तक के लिए। और जब 1833 में व्यापारिक कार्यों को समाप्त किया गया और प्रशासनिक कार्यों को दिया गया, तब भी 20 वर्ष के लिए उसको ये अधिकार दिया गया था कि वो प्रशासन करेगी। 20 वर्ष का समय समाप्त हो रहा था। समय समाप्त हो रहा था, तो 1853 में एक्ट लाना था। दूसरा कारण साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति जिसमें 1843 में नेपियर द्वारा सिंध विलय कर लिया जाता है। 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बन के आता है। लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बन के आता है। ये साम्राज्य विस्तार की आक्रामक नीतियां अपनाता है। साम्राज्य विस्तार की आक्रामक नीति। इन नीतियों में दो नीति अपनाता है। पहली युद्ध नीति, जिसमें ये 1849 में पंजाब विलय कर लेता है जीतकर। पंजाब विलय कर लेता है और 1852 में लोअर बर्मा का विलय करता है जीतकर। दूसरी नीति इसकी ये थी हड़प नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें क्या होता था कि गोद लेने का अधिकार छीन लिया। गोद लेने का अधिकार छीन लिया। किससे? उन देशी रियासतों से जिन देशी रियासतों के राजा के पास उसके बायोलॉजिकल बच्चे नहीं थे और अपना उत्तराधिकारी के लिए वो अपने किसी का जो है गोद लेते थे। उसने ये अधिकार छीन लिया। कहा कोई गोद नहीं लेगा, जिसके बच्चे हैं उसके उत्तराधिकारी तो होंगे, लेकिन जिसके बच्चे नहीं हैं उस उत्तराधिकारी नहीं चुन सकता है। उसका पूरा साम्राज्य जो है ब्रिटिश भारत में विलय कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से ये किसका किसका विलय करता है। पहले तो सतारा का विलय करता है, फिर जैतपुर का करता है, इसी के साथ संभल का करता है, फिर बघाट का करता है,
फिर उदयपुर का करता है, फिर झांसी का करता है। अब आप सोच के देखिए कि यहाँ दो राज्य युद्ध से विलय कर लिया। सिंध पहले से विलय है नेपियर द्वारा, पंजाब भी युद्ध से विलय कर लिया गया, लोअर बर्मा का विलय कर लिया गया, वहाँ भी साम्राज्य विस्तार कर रहा है। हड़प नीति के माध्यम से यहाँ की देसी रियासतों की जो है सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, यहाँ के राजाओं से उनका साम्राज्य छीन लेता है। इसका साम्राज्य विस्तार इतना ज़्यादा कर लेता है, जो इसकी आक्रामक नीति थी, जिसके कारण देसी रियासतों के राजाओं ने इसका विरोध करना शुरू किया। तीसरी जो पृष्ठभूमि बनी उसमें ये बनी कि भारत और ब्रिटेन में, भारत एवं ब्रिटेन में दोनों जगह ये मांग हो रही थी, दोनों जगह मांग हो रही थी कि गवर्नर जनरल का जो परिषद है उसके कार्यों को अलग किया जाए। जैसे यही परिषद दोनों कार्य करती थी। जैसे अगर आज आप देखते हैं तो एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है। विधायिका नियम बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है। लेकिन उस समय गवर्नर जनरल और उसकी परिषद दोनों मिलके नियम भी बनाते थे और शासन भी करते थे। जिसकी मांग हो रही थी कि इसे अलग किया जाए, मतलब विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर, दूसरी कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति। एग्जीक्यूटिव पावर। इसको दोनों को अलग किया जाए, ये भी एक आधार बना। चौथा आधार ये मांग किया गया जिसमें ये था कि अब तक जो सिविल सेवा की प्रतियोगिता होती थी वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए होती थी, लेकिन इसको अब ये मांग होने लगी थी क्योंकि राजनीतिक चेतना का उदय हो चुका था भारत में। 35 में जब मैकाले अपनी शिक्षा पे जो घोषणा पत्र लाता है तो उससे उस पाश्चात्य शिक्षा से एक मध्यम वर्ग का उदय भी होता है। उस वर्ग के उदय के कारण जो है वो भी सिविल सेवा में अपनी जो है मांग रखते हैं कि हम भी उसमें शामिल होना चाहते हैं। तो सिविल सेवा में प्रवेश के लिए भारतीयों की मांग। भारतीय इसकी मांग जरूर कर रहे थे, लेकिन अभी आप आगे देखेंगे कि इसे करना ब्रिटिशर्स की मजबूरी भी थी। क्यों, अभी आगे देखते हैं प्रावधान में, ये इसकी मजबूरी भी थी। अब देखते हैं कि इसका प्रावधान क्या है। प्रावधान में जो पहली व्यवस्था की गई वो यही की गई कि शक्तियों का पृथक्करण किया गया। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर समझिए, ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए पहले एक राजा में सारी शक्ति समाहित होती थी। एक राजा है, उसमें सारी शक्ति समाहित होती थी।
राजा है, संपूर्ण शक्ति का मालिक है। ये है राजतंत्र। आज क्या है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में पावर किसके पास है? जनता के पास। तो शक्ति सब में है। यही जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है, यही राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस होता है। यही मूलभूत अंतर है कि ये राजतंत्र है, ये लोकतंत्र है। अगर शक्ति सबके पास है तो लोकतंत्र है, शक्ति किसी एक में है तो राजतंत्र है। अब शक्तियों का पृथक्करण किया गया। कैसे? गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद, कितने हैं? चार लोग हैं। जो चौथा जोड़ा गया था वो विधिक सदस्य था। दो काम दिया गया इसे, एक विधायी कार्य जो नियम बनाएगा, एक कार्यकारी। विधायी कार्य अगर इसे आप देखें कि दोनों कार्यों को अलग किया गया। अब एक विधायी कार्य जो परिषद करेगी, गवर्निंग बॉडी करेगी, वो एक मिनी संसद की तरह काम करेगी, मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करेगी। एक्ट को पारित करेगी। अब ये एक्ट लागू करने का काम कार्यकारी संस्था के पास जाएगा। कार्यकारी संस्था जो है, कार्यकारी कार्य करने की जो संस्था है, उसके पास जाएगा। अब कार्यकारी करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी? प्रशासनिक मशीनरी। उसके लिए क्या चाहिए? सिविल सेवक। भारतीय मांग कर ही रहे थे कि हमको भी शामिल किया जाए। ब्रिटिशर्स पहले से शामिल होते ही थे। अब ये खुली प्रतियोगिता का चयन करना, जो सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का जो है व्यवस्था करना या प्रावधान करना, ये इसकी मजबूरी भी थी। ब्रिटिश संसद की मजबूरी थी, क्योंकि उसको कार्यकारी संस्था चाहिए थी, प्रशासनिक मशीनरी चाहिए थी कि जो व्यवस्था को चलाए। तो उसके लिए भारतीयों को भी शामिल करना पड़ा। ब्रिटिशर्स पहले से देते थे। अब विधायी कार्य जो कर रहा है, विधायिका जो बनी, जो विधायिका है, मिनी संसद, मिनी पार्लियामेंट, इसमें 4 पहले से थे, 6 और सदस्यों को शामिल किया गया, जिसमें से 4 सदस्यों को प्रांतों से चुना जाना था। कहां कहां से? बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, आगरा। अब आप अगर ध्यान दीजिए, तब तक सब कुछ सेंट्रलाइज था, सब कुछ केंद्रीकृत था, प्रांतों का कहीं से कोई नियंत्रण नहीं था। एक गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी, वही सारे फैसले लेती थी, वही नियम बनाता था। लेकिन अगर अब यहाँ 4 सदस्य किसी प्रांत से आ रहे हैं, वो बॉम्बे से, मद्रास से, बंगाल से, आगरा से, तो अब कहीं ना कहीं प्रांतों को भी क्षेत्रीय अधिकार दिया गया, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिया गया।
प्रशासनिक मशीनरी की नियुक्ति कैसे होती थी, पहले और बाद में क्या सुधार किया गया? प्रशासनिक मशीनरी कैसे होती थी? 1833 से लेके जब सिविल सेवकों की व्यवस्था की गई, 1833 से लेके 1853 तक जो सिविल सेवकों को नियुक्त करने की प्रक्रिया थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था। ये करते क्या थे? पहली चीज तो भाई भतीजावाज में चलते थे। पेट्रोनेज सिस्टम, पेट्रोनेज सिस्टम। दूसरा कार्य करते थे कि रिश्वत लेके भी चयन करते थे, भ्रष्टाचार। इसको समाप्त करने के लिए खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था किया गया। खुली प्रतियोगिता। खुली प्रतियोगिता में क्या होता है? योग्यता के आधार पर चयन। जो चीज आज भी होती है। पहला कार्य यही किया गया कि शक्तियों का पृथक्करण किया गया। शक्तियों के पृथक्करण में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में कार्यों को अलग किया गया। विधायी कार्य अलग किए गए और कार्यपालिकाई कार्य अलग किए गए। विधायिका में 6 सदस्यों को अलग से जोड़ा गया। जो इन 6 सदस्यों को अलग से जोड़ा गया, इन्हें विधान पारिषद कहा जाता था। विधान पार्षद कहा जाता था, लेजिस्लेटिव काउंसलर। दो प्रावधान हुए। एक ये कि विधिक सदस्यों को जोड़ा गया, विधान पारिषद कहा गया। प्रांत क्षेत्रीय प्रांतों को प्रतिनिधित्व दिया गया। खुली सिविल सेवक खुली चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, उसकी व्यवस्था की गई। जो तीसरा प्रावधान किया गया, पहला क्या था? शक्ति का पृथक्करण। दूसरा सिविल सेवक चयन के लिए खुली प्रतियोगिता। तीसरा ये किया गया कि हर बार जो 20 साल के लिए अधिकार दिया जाता था कि कंपनी जाके वहां शासन करेगी या वहां व्यापार करेगी, इस अधिनियम में ये कहा ही नहीं गया, अधिकार नहीं दिया गया। 20 साल वाला अधिकार नहीं दिया गया। और ये कहा गया कि अगर ब्रिटिश संसद चाहती है तो पूरे भारत को कभी भी ब्रिटिश क्राउन के अधीन किया जा सकता है। ब्रिटिश क्राउन के अधीन किया जा सकता है।
इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि संसद चाहे। 1857 के क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम में खुद ब खुद जो है सत्ता का हस्तांतरण होता है और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पूरी संप्रभुता और पूरा ब्रिटिश राज क्षेत्र चला जाता है। इसका जो महत्व रहा, क्या क्या रहा इस अधिनियम का, महत्व पहला तो यही रहा कि जो है भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत। दूसरा, सिविल सेवा में भारतीयों को अवसर। तीसरा, अभी भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं। भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं, ना तो कोई गैर सरकारी सदस्य शामिल था संसद में सदस्य, ना ही कोई भारतीय। अब यहाँ अगर पूछा जाए कि क्या 1853 के चार्टर एक्ट में विधान पार्षदों में कोई भारतीय शामिल था, तो नहीं। कोई गैर सरकारी सदस्य शामिल था, नहीं। गैर सरकारी सदस्य क्या होता है? गैर सरकारी सदस्य ऐसा होता है कि जैसे कोई बाहरी व्यक्ति हो और उसका सरकार के किसी पद पे ना हो, सरकार के किसी कार्य में शामिल वो ना हो, अगर उसका चयन किया जाता है, उसको नियुक्त किया जाता है, तो उसे गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। मतलब जो 6 सदस्य नियुक्त किए गए थे नए वाले, वो 6 सदस्य सरकारी ही थे, कहीं ना कहीं वो किसी पद पे थे। कोई जज था, तो कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर था, कोई कुछ था, तो वो अलग अलग मतलब प्रशासनिक व्यवस्था में ही थे, वो अलग नहीं थे। ना तो भारतीयों को शामिल किया गया, जो कि भारतीय राजनीतिक संगठन मांग कर रहे थे, चाहे वो लैंड होल्डर सोसाइटी हो, चाहे वो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हो। ये लोग मांग जरूर कर रहे थे, लेकिन इनको शामिल नहीं किया गया, कहीं किसी भी तरीके से इनको शामिल नहीं किया गया। ये भारतीयों को शामिल करने की प्रक्रिया बहुत बाद में शुरू होती है। जो चौथा महत्व इसका रहा, चौथा महत्व ये रहा कि योग्यता के आधार पर नौकरशाही की शुरुआत हुई। योग्यता के आधार पर नौकरशाही की शुरुआत। मेरिट बेस व्यवस्था शुरू हुई। ये इसके महत्व थे। अभी इस अधिनियम को लागू होना ही था, लेकिन डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियां, रियासतों से बैर करना, उनको विलय करना, भारत में राजनीतिक संगठनों का उदय होना, मध्यम वर्ग का उदय होना, ये सब कारण से ये लागू होता। उसके बाद ही जो है 4 साल बाद 1857 की क्रांति हो जाती है। क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद को ये लगता है कि कंपनी अब वहाँ शासन नहीं कर पाएगी, जिसको अधिकार दिया गया शासन करने का, वो अब वहाँ शासन नहीं कर पाएगी, और पूरे सत्ता का हस्तांतरण पलट के जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर देती है।
अब आगे देखेंगे कि 1858 में जो भारत शासन अधिनियम आता, अब तक चार्टर एक्ट आता था, वो भारत सरकार अधिनियम आएगा और उसमें क्या परिवर्तन होता है, क्या लागू, उसको देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले लेक्चर में।